कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं भाग साथ। अभी तक अपने पढ़ा दादी माँ त्रिशा की गाल पर हाथ रखकर, तुम्हें पता है त्रिशा बेटा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा विक्की तुम्हें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। इतना बोलकर दादी माँ त्रिशा की नज़र उतारने लगी। उसी वक्त विक्रम भी अपने स्टडी रूम से रेडी होकर त्रिशा के पास आता है और सच में दादी माँ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। विक्रम एक नज़र त्रिशा को देखकर उसी में ही कहीं खो गया था। अब आगे। दादी माँ की आवाज़ सुनकर विक्रम की तंद्रा टूटती है। विक्रम, दादी माँ, आपने कुछ कहा क्या? दादी माँ मुस्कुराकर विक्रम से मजाक करते हुए, दादी माँ, हाँ मैंने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन तुम कहाँ खोए हुए हो जो तुमको मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं दिया। विक्रम अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए, नहीं दादी माँ, मैं कहीं नहीं खोया था, मैं तो बस त्रिशा को इतना बोलकर चुप हो जाता है और अपनी नीचे नज़रें कर लेता है। विक्रम के चेहरे को देखकर सब मुस्कुराने लगे क्योंकि उसने चेहरा ही ऐसा कुछ बना लिया था। दादी माँ विक्रम के पास आकर उसके हाथ को पकड़ उसे ले जाकर त्रिशा के बगल में खड़ा कर देती है। दादी माँ, अब तुम दोनों परफेक्ट लग रहे हो। बांके बिहारी जी ने तुम दोनों की जोड़ी को बिल्कुल सही बनाया है। दादी माँ गुलाबों से बोलकर दोनों के कुछ फ़ोटो अपने मोबाइल में क्लिक करवा लेती हैं। दादी माँ विक्रम से, विकी तू त्रिशा का हाथ पकड़ उसे स्टेज तक ले जाएगा, अब मेहमान भी काफ़ी आ गए हैं, तुम दोनों को स्टेज में जाना चाहिए। दादी माँ गिनी और सिद्धि को त्रिशा के पीछे रहने को बोल रखी थी। गिनी और सिद्धि दोनों विक्रम और त्रिशा के पीछे चलने लगे। विक्रम जाने से पहले अपना हाथ त्रिशा के सामने बढ़ा देता है। त्रिशा भी अपना एक हाथ विक्रम के हाथ में रख देती है। त्रिशा के हाथ रखते ही विक्रम ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और दोनों पार्टी हॉल में जाने के लिए आगे बढ़ गए। रिसेप्शन पार्टी गार्डन में ही थे। बहुत सारे गेस्ट भी अब आ चुके थे। विक्रम के बिजनेस पार्टनर भी अपनी फैमिली के साथ पहुंच गए थे। ऑफिस के एम्प्लॉय भी आए हुए थे। दोनों जब स्टेज की ओर बढ़ रहे थे तो ऊपर से उन दोनों पर फूल की बरसात हो रही थी। पूरे कॉलोनी को फूलों से सजाया हुआ था। दोनों स्टेज पर लगे किंग साइज के सोफे पर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही सभी एक एक कर दोनों के पास जाकर उनको आशीर्वाद के साथ गिफ्ट भी देते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए उनका सम्मान करते हैं। जो कोई भी शख्स उनसे मिलकर आता दोनों की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। हर किसी के होठों पर उन दोनों की ही बातें थी। पूरब भी सभी मेहमान का बड़े आदर के साथ उनका स्वागत कर रहा था। दादी माँ भी खुश थी क्योंकि अखिल ने बहुत अच्छे से सब संभाल लिया था। उन्होंने जो बोला था उसे कर दिखाया था। गेस्ट भी डेकोरेशन की तारीफ कर रहे थे। देविका भी अपने पति से खुश थी क्योंकि इससे इतने सालों से अपने पति से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। अखिल हमेशा शराब के नशे में ही रहता था। किसी से ना तो कुछ बोलता और ना ही किसी से जल्दी से बात करता। बिस्तर पर ही बेहोशी की हालत पर पड़ा रहता। शराब का नशा कम होता तो फिर से जाकर शराब पी लेता। कुछ घंटे बाद पार्टी खत्म होती है। सारे गेस्ट खाना खाकर चले जाते हैं और अब घर के ही लोग बचे थे खाना खाने के लिए। दादी माँ घर के सभी लोग को एक साथ खाने के लिए बुलाती है। वेटर पूरे फैमिली के लिए 1 2 3 टेबल को मिलाकर बड़ा सा डाइनिंग टेबल बना देता है और चेयर लगा देते हैं। सभी अपने अपने जगह पर आकर बैठ जाते हैं। इस बार भी विक्रम अपना हाथ से त्रिशा के हाथ को पकड़कर खाने के टेबल पर ले आया था। दादी माँ विक्रम के असिस्टेंट पूरब को भी उन सभी के साथ खाना खाने के लिए बोलती है। गिन्नी भी अपने मम्मी को लेकर आई थी। वे लोग भी बैठे हुए थे। वेटर सभी के प्लेट में खाना सर्व करने लगे। उसी समय गिनी और सिद्धि त्रिशा के प्लेट को वहाँ से हटा देते हैं। दादी माँ, गिनी बेटा, सिद्धि बेटा, तुम दोनों ने क्यों त्रिशा के प्लेट को हटा दिया? वो खाना नहीं खाएगी क्या? गिनी मुस्कुराकर, दादी, विक्रम सर और त्रिशा एक ही प्लेट में खाना खाएंगे ताकि दोनों के बीच हमेशा प्यार बने रहे। आपने तो सुना ही होगा, पति पत्नी एक दूसरे का जूठा खाते हैं तो दोनों के बीच प्यार बढ़ता है। गिनी की मम्मी गिनी को डांटते हैं
कि उनके सबके सामने क्या बोल रही है। दादी माँ गिन्नी के मम्मी से, वैसे गिन्नी ने भी तो सच कहा है, आप उसे मत डांटिए। गिन्नी की चहकती आवाज़ हमें बहुत पसंद है। अगर मेरा सिद्धार्थ यहाँ होता तो मैं उससे मना कर गिन्नी का हाथ अपने सिद्धार्थ के लिए ज़रूर मांगती। दादी के माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर पूरब गिन्नी को देखने लगा। उसे पता नहीं क्यों दादी माँ की बात बुरी लगी। उसे लगा कोई उनके सीने से उसका दिल निकाल रहा है। उसी वक्त उसके आंखों में पानी भर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक रोना क्यों आ रहा है। खाने को बीच में छोड़कर उसे जाते नहीं बन रहा था। वेटर अब विक्रम के प्लेट में खाना सर्व कर दिया था। सभी अपने अपने खाने खा रहे थे, लेकिन विक्रम और त्रिशा ने अभी तक खाने को छुआ तक नहीं था। दादी माँ विक्रम और त्रिशा को देखते हैं, जो अभी तक खाने कुछ छुआ तक नहीं था। दादी माँ दोनों से, तुम दोनों शर्मा क्यों रहे हो? आज के जनरेशन में ये बात तो आम बात हो गई है। देखो तुम दोनों को तो आज एक ही प्लेट में खाना ही होगा। अब हम लोग तुम दोनों के लिए और प्लेट नहीं मंगवाने वाले हैं। क्यों गिन्नी, कैसा लगा मेरा हुक्म? इतना बोलकर दादी माँ और गिन्नी दोनों एक दूसरे को हाई फाई देने लगे। सिद्धि भी उन दोनों के बीच में मुँह बनाते हुए, सिद्धि मैं भी तो हूँ आप दोनों के टीम में, और आप दोनों मुझे ही भूल गए। उसी समय सभी एक दूसरे को देखकर बोलने लगे कि हम सभी हैं आप दोनों के टीम में। दादी माँ सभी को देखकर मुस्कुराने लगे। विक्रम धीरे से त्रिशा की ओर झुककर उसके कान में, त्रिशा सभी ने आपस में टीम बना रखी है, हम दोनों को अकेले छोड़ दिए हैं। अब हम दोनों को भूख भी तो लगी है, तो क्या ना हम खाना स्टार्ट करें? देखो अब तुम्हारे पेट से भी आवाज़ आने लगी है भूख की वजह से, इसलिए हमें भी खाना खाना चाहिए। त्रिशा ने भी सभी की तरफ एक नज़र देखा और विक्रम को हाँ बोल देती है। दोनों खाना स्टार्ट कर देते हैं। दादी माँ दोनों को एक साथ एक ही प्लेट में खाते देखकर बहुत खुश होती है। दादी माँ दोनों को देखते हुए अपने मन में, मुझे पता है तुम दोनों अभी इतने करीब नहीं आए हो, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है जब तुम दोनों एक हो जाओगे। मुझे ही इस बारे में कुछ सोचना होगा, वरना मेरा विकी तो दूर से ही त्रिशा को देखकर खुश हो जाएगा। त्रिशा को भी तो विकी का प्यार मिलना चाहिए। एक लड़की की जब शादी होती है तो उसे एक ही बात की चिंता होती है, उसके मैरिज लाइफ में पति का प्यार मिले। दूर से तो हम किसी को भी बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पति पत्नी के बीच का रिश्ता तभी कायम होता है जब दोनों सच में एक दूसरे को सौंप देते हैं। मैं भी तो पहले इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। मैं त्रिशा के दिल की बात समझ सकती हूँ। सभी अब खाना खा चुके थे। दादी माँ ने पूरब को गिन्नी और उसके मम्मी को घर ड्रॉप करने के लिए बोल देती है। पूरब भी हाँ बोल देता है। गिन्नी और उसकी माँ सभी से मिलकर घर के लिए निकल जाते हैं। त्रिशा रूम में आईने के सामने बैठकर अपने गहने निकाल रही थी। सभी गहने तो निकल चुके थे, लेकिन गले का हार निकल ही नहीं रहा था। उसी समय विक्रम रूम में आता है और त्रिशा को परेशान देखकर पूछता है, विक्रम क्या हुआ, हेल्प चाहिए? त्रिशा, नहीं मैं कर लूँगा। विक्रम त्रिशा के ना कहने पर वॉशरूम में चला जाता है और कपड़े चेंज कर थोड़ी देर में बाहर आता है। देखता है कि त्रिशा अभी भी हार को उतारने में लगी हुई है। विक्रम त्रिशा के पास आकर उसके हाथ को हटा देता है। विक्रम के ऐसे उसके पास अचानक आने से त्रिशा मिरर से विक्रम को देखती है, जो उसके हार को निकाल रहा था। विक्रम, त्रिशा तुम मुझे कुछ भी करने के लिए बोल सकती हो। तुम पहले ही बता देती कि ये हार तुमसे निकल नहीं रहा है तो मैं उसी समय निकाल देता। तुमको इतना कष्ट सहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। त्रिशा, मुझे लगा इतनी छोटी बात के लिए आपको परेशान करना सही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कहा। विक्रम अब हार को निकालकर त्रिशा के हाथ में रख देता है। विक्रम, आगे से ध्यान रखना, तुम्हें बोलने से पहले कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। त्रिशा विक्रम को मिरर से ही देखकर हाँ में सर हिला देती है। विक्रम एक छोटी मुस्कान देकर बेड पर जाकर लेट जाता है। त्रिशा भी अब वॉशरूम में चली जाती है कपड़े चेंज करने। बाहर निकलकर बेड को देखती है, जिससे विक्रम ने पूरे बेड पर फैल कर मोबाइल में कुछ कर रहा था। त्रिशा सोफे की ओर बैठ जाती है। विक्रम बेड के एक साइड हो जाता है ताकि त्रिशा दूसरे साइड आकर लेट सके, लेकिन त्रिशा को सोफे की तरफ बैठते देख कर विक्रम त्रिशा से, विक्रम
त्रिशा, तुम सोफे की तरफ क्यों जा रही हो? तुम्हें सोना नहीं है क्या? त्रिशा धीरे से, मैं सोने ही तो जा रही हूँ सोफे पर, आप बेड पर सो जाइए। विक्रम, क्यों, तुम मेरे साथ बेड शेयर नहीं करना चाहती? त्रिशा शर्मा कर, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सो जाइए बेड पर, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। विक्रम, अगर दादी को पता चला कि मैं तुम्हें सोफे पर सोने दे रहा हूँ तो पता नहीं हूँ वो मेरे साथ क्या हाल करेंगी, इसलिए प्लीज़ तुम बेड पर ही सो जाओ ना। त्रिशा विक्रम के चेहरे को देखती है जो मासूम सा चेहरा बनाकर उसके तरफ ही देख रहा था। त्रिशा अब आकर बेड के एक साइड पर लेट जाती है। विक्रम अपने तरफ के लाइट को बंद करते हुए, तुम कल से स्कूल ज्वाइन करने वाली हो? त्रिशा विक्रम के तरफ देखते हुए, हाँ, कल से लीव खत्म हो रही है। विक्रम, अच्छा, तो हम शाम को बाबा से मिलने चलेंगे, 2 दिन बाद फिर हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। मैंने जिस डॉक्टर से बात कर रखी है उनसे आज ही मेरी बात हो चुका है। त्रिशा, विक्रम जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं, आपने बाबा के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। विक्रम, त्रिशा, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? वो मेरे भी बाबा हैं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम बाबा के बारे में ज़्यादा मत सोचो, हम बीच बीच में उनसे मिलने जाते रहेंगे। त्रिशा, हाँ ठीक है। दोनों बातें करते हुए कब उन्हें नींद आ जाती है दोनों को पता ही नहीं चला। रात के करीब 2 बजे त्रिशा की नींद खुलती है तो उसे प्यास लगती है। त्रिशा टेबल लैंप को जलाकर जग से पानी निकालती है तो पानी खत्म हो गया था। उसकी नज़र विक्रम पर जाती है जो टेबल लैंप की रोशनी से उसका चेहरा चमक रहा था। विक्रम को बड़े आराम से सोते देख त्रिशा उसे देखकर मुस्कुरा देती है। उसके कदम अपने आप ही विक्रम के पास चली जाती है। उसके करीब झुककर सिर को सहलाने वाली होती है कि उसे याद आता है कि विक्रम अभी सो रहा है। मेरे हाथ लगाने से पता नहीं वह जग जाएगा, यही सोचकर अपने हाथ पीछे खींच लेती है और जग को पकड़कर रूम से बाहर आती है। सीढ़ियों से नीचे आकर सीधा किचन की ओर बढ़ जाती है। किचन से बाहर आ रही थी कि उसकी नज़र एक साए पर जाती है जो धीरे कदमों से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जा रहा था। त्रिशा उस साए को तरफ बढ़ जाती है। सीढ़ियों से ऊपर जा रहा यह साया किसी की कदमों की आहट सुन कर वहीं रुक जाता है और पीछे पलट कर देखता है। त्रिशा उसी वक्त सोफे के पीछे जल्दी से छुप जाती है। किसी को ना पाकर साया फिर से नीचे आता है और किचन की ओर चला जाता है। त्रिशा को लगा वो चोर है और अब किचन में जाकर चीज़ें चुराने वाला है। यही सोचकर वो भी किचन की ओर चली जाती है और उस साया को देखने लगती है। वो साया पता नहीं कहाँ चला गया। त्रिशा उसे देख नहीं पाई और पीछे पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। उसी वक्त एक आदमी उसके आगे आकर खड़ा हो गया। किसी आदमी को सामने खड़ा देख त्रिशा जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग अपने रूम से बाहर आते हैं। विक्रम भी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चुका था। उठकर त्रिशा को इधर उधर देखने लगा मगर त्रिशा को रूम में ना पाकर वो भी जल्दी से रूम से बाहर आ गया। लिविंग हॉल में की लाइट जल रही थी और बाकी घर वाले भी नीचे हॉल में खड़े थे। दादी माँ भी लिविंग हॉल में पहुंच चुकी थी। विक्रम जल्दी से वहां पहुंचकर त्रिशा को देखता है और उसके पास पहुंचकर, विक्रम, त्रिशा क्या हुआ? तुम इतने जोर से चिल्लाई क्यों? कुछ मिनट पहले भी बाकी घर वाले भी त्रिशा से यही सवाल पूछे थे तो उसने एक ही आदमी की तरफ उंगली उठाकर इशारा करते हुए बताती है। त्रिशा, ये आदमी घर में चोरी करने आया था, मैंने इसे देख लिया, पता नहीं क्या क्या चोरी करके ले जाता। विक्रम ने भी उस आदमी को देखा और बाकी घर वाले ने भी। वह आदमी खिड़की के पास लगे पर्दे में छिपकर बाहर उन सभी को देख रहा था। त्रिशा चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो भी डर के पर्दे के पीछे छुप गया था। विक्रम ने उस आदमी की ओर बैठकर पर्दे को हटा देता है। उस आदमी को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। विक्रम कड़क लहजे में, सिद्धार्थ, तुम अभी इस वक्त आधी रात को ये क्या कर रही हो और तुम चोरों की तरह घर में क्यों घुस रहे थे? सिद्धार्थ, सिद्ध का जुड़वा भाई जिसके बारे में देविका ने बताई थी। सिद्धार्थ डर से हकलाते हुए, भाई, मैं जल्दी आने की कोशिश कर रहा था मगर ट्रैफिक की वजह से समय पर नहीं आ पाया। लेकिन यह औरत कौन है जो इतनी जोर से चिल्लाई, मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए? दादी माँ, अब वहीं खड़े खड़े पूरी राम कथा सुनाओगे या बाहर भी निकल कर आएगा? सिद्धार्थ त्रिशा को घूरते हुए सभी के पास चला जाता है। देविका, सिद्धार्थ, यह तुम्हारी भाभी है, विक्की की वाइफ। सिद्धार्थ अभी भी अपने कान की उंगली से हिला रहा था। सिद्धार्थ, हाँ तो भाभी है तो क्यों इतना जोर से चिल्लाई क्या? सिद्धार्थ की बात सुनकर त्रिशा विक्रम को देखती है। विक्रम त्रिशा के पास जाकर उसे बताता है कि यह उसका छोटा भाई है, सिद्धार्थ, सिद्धि का जुड़वा भाई।
दादी माँ सिद्धार्थ को डांटने के लहजे में, जब भी तू घर आता है आधी रात को ही आता है, इसलिए अब तुझे समझ आएगा कि रात में चोरों की तरह आना कितना गलत बात है। कोई भी आधी रात को किसी को देखेगा तो चोरी समझेगा। सिद्धि जो सीढ़ियों पर खड़ी थी सिद्धार्थ को डांटे पड़ते हुए देखकर हंस रही थी। सिद्धार्थ ने उसे घूरकर देखा तो सिद्धि अपनी हंसी रोक कर चुपचाप खड़ी हो जाती है। त्रिशा को अब पता चला गया था कि वह विक्रम जी का छोटा भाई है और उससे माफ़ी मांगती है। त्रिशा सिद्धार्थ से, सॉरी सिद्धार्थ जी, मुझे लगा घर में चोर घुस आया है और आप भी तो अचानक से मेरे सामने आ गए थे तो मैं डर भी गई थी, इसलिए चिल्ला पड़ी। सिद्धार्थ मुंह बनाते हुए, इट्स ओके, आप सही हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि कभी भी मैं आधी रात को घर के अंदर नहीं आऊं। मुझे लगा आप सभी लोग सो रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था इतनी रात को घर की बेल बजाकर। दादी माँ, अब सब ठीक है तो अपने अपने रूम में जाकर आराम करो। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विक्रम भी त्रिशा को लेकर अपने रूम में चला जाता है। देविका जी सिद्धार्थ के पास आती है जो त्रिशा को ऊपर जाते हुए घूर रहा था। देविका जी, बेटा तुम ठीक हो? आने में तुम्हारे इतनी देर कर दी। सिद्धार्थ, ये भाभी जी तो बहुत खूबसूरत है मम्मी, किसकी पसंद है, ये दादी माँ की या विक्की भाई की? देविका सिद्धार्थ के मनसूखे को समझ कर उससे झिझोड़ती है। देविका गुस्से से, खबरदार सिद्धार्थ, अगर तुमने इस घर के बहू को बुरे नज़र से देखा तो तुझे शर्म नहीं आती है अपने बड़े भाई के बीवी के ऊपर इतना बुरा कमेंट करते हुए? त्रिशा इस घर की बहू है, तुझे पता है उसके घर में आने से पहले तुम्हारे पापा कितना बदल गए हैं। शराब को अब हाथ भी नहीं लगाते। सिद्धि भी अब सुधर गई है, बाहर अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाती। सिद्धार्थ अपनी मम्मी से, ओ मम्मी, आप भी ना मेरे बारे में क्या सोच रही है? मैं अपनी भाभी पर बुरी नज़र डालूंगा? मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं तो बस उनकी तारीफ़ कर रहा था। सच में भाभी कितनी खूबसूरत है, विक्की भाई के लायक है। सब भाभी को देखकर तो लगता है जैसे विक्की भाई भाभी के लिए ही बने हैं। देविका जी, अच्छा, तेरे बोलने के तरीके से तो मुझे कुछ और लगा। चल बस कर और अपने रूम में जाकर आराम कर। सिद्धार्थ, मैं तो चला ही जाऊंगा आराम करने, आप भी जाकर आराम कीजिए। मैंने आप सभी को बहुत परेशान किया है ना आधी रात को जगा कर? देविका, हाँ, तेरी हरकत से तो सब परेशान हुए ही हैं और तू है क्या अभी तक यहीं खड़ा है? जा जाकर आराम कर। त्रिशा रूम में विक्रम से पूछती, ये सिद्धार्थ भाई हमेशा ऐसे रात को ही घर आते हैं? जब भी आते हैं तो? विक्रम बिना कोई भाव से, हाँ आता होगा, मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं है इसलिए मैं उनकी खबर ही नहीं रखता। त्रिशा हैरानी से, विक्रम जी, वह आपके भाई हैं, आपको उनके बारे में खबर रखना चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? विक्रम साथ भाव से, त्रिशा, वह लोग छोटे बच्चे नहीं हैं जो मुझे उनकी खबर रखनी होगी। वह लोग अब बड़े हो गए हैं, वो लोग अपने खुद ख्याल रख सकते हैं। इतना बोलकर विक्रम वॉशरूम में चला जाता है। त्रिशा को भी विक्रम का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगता। त्रिशा धीरे से, विक्रम जी, आप उनके बड़े भाई हैं, आपका पूरा हक बनता है उनके बारे में खबर रखने का। अगर वो लोग बुरे रास्ते में चले गए तो यह अच्छे बात तो नहीं है ना विक्रम जी? विक्रम बाथरूम से बाहर आता है तो त्रिशा को वहीं खड़े होकर सोचते हुए देख कर उससे पूछता है कि तुम है सोना नहीं है त्रिशा? विक्रम की आवाज़ सुनकर त्रिशा अपने सेंस में वापस आती है और हाथ बढ़ाते हुए, त्रिशा जी, सोना है, आप सोइए, मैं वॉशरूम से आती हूँ। सुबह का वक्त बंके बिहारी जी की सुंदर भजन की आवाज़ घर के हर कोने तक जा रही था। भजन की आवाज़ हर किसी के कानों पर सुनाई देती है। सभी जल्दी से अपने रूम से रेडी होकर मंदिर में पहुँच जाते हैं। विक्रम भी बाहर से जॉगिंग से आ रहा था, उसके कानों में भी भजन की आवाज़ सुनाई दी। वह भी जल्दी से रेडी होकर मंदिर में पहुँच जाता है। सिद्धार्थ अभी तक सोया रहा था, उसके कानों में भी भजन की आवाज़ सुनाई देता है तो वो तकिए से अपने कानों को ढक देता है और बड़बड़ाता हुआ इस इंसान को कोसने लगता है जो भजन गा रहा था। सिद्धार्थ, पता नहीं कौन है जो इतनी सुबह सुबह सोते हुए इंसान को उठाने पर तुला है। सबको कितनी प्यारी होती है सुबह की नींद, और मैंने तो 2 घंटे पहले ही सोया है, मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। इतना बोलकर वो उठ जाता है और गुस्से से अपने रूम से बाहर आकर लिविंग हॉल में जाने लगता है। सभी को मंदिर के पास खड़ा देखकर वह भी उनके पास चला जाता है। मंदिर के सामने सभी हाथ जोड़कर खड़े हुए अपनी आंखें बंद किए हुए थे। सिद्धार्थ अपने मन में, आज तक तो पहले इस घर में ऐसी चमत्कार कभी नहीं हुआ, वाह इंटरेस्टिंग, बोलकर मुस्कुराने लगा। उसकी नज़र मंदिर के अंदर त्रिशा पर चली गई। उसे भजन गाते हुए देखकर अपने मन में, ओहो, तो भाभी जी का कमाल है इन सबको सही रास्ते पर लाने के लिए। सही है, कोई तो आया सबको अपनी अपनी जगह दिखाने। और ये विक्की भाई साहब भी कब से मंदिर आने लगे? आज से पहले तो मैंने भी कभी देखा नहीं है। मंदिर के आसपास भी इनको आते हुए। भाभी जी का प्यार का कमाल है,
जो इनको हिसाब से ढलने लगे हैं। इसका मतलब रात में मम्मी ने जो कुछ भी प्यारी भाभी जी के बारे में कहा था वो सब सही था। आई एम इम्प्रेस भाभी जी। भजन खत्म होते हैं तो त्रिशा सबको प्रसाद देती है। दादी माँ पैर छू लेती है। दादी माँ और त्रिशा पीछे पलट कर देखती है तो देविका जी, अखिल, सिद्धि, विक्रम सभी बाहर खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़े आंखें बंद किए बांके बिहारी जी को प्रणाम कर रहे थे। उन सबको भी प्रसाद देती है। सभी प्रसाद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। त्रिशा सिद्धार्थ के पास आती है और उसे भी प्रसाद देती है तो सिद्धार्थ उसे मना कर देता है। सिद्धार्थ, सॉरी भाभी जी, अभी तक मैंने नहाया नहीं है। वैसे आप बहुत ही अच्छा भजन गाती है, मैं तो फ़ैन हो गया आपके भजन का। त्रिशा मुस्कुरा कर, थैंक यू तारीफ़ के लिए। यह तो मेरी आदत है रोज़ सुबह बांके बिहारी जी के भजन गाने की। इतना बोलकर त्रिशा मंदिर के अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ भी अपने रूम की ओर चला जाता है। रूम में त्रिशा विक्रम के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है। त्रिशा कॉफ़ी को विक्रम की ओर बढ़ाकर, विक्रम जी आपका कॉफ़ी। विक्रम जो लैपटॉप में कुछ कर रहा था त्रिशा की आवाज़ सुनकर उसकी ओर देखता है और कॉफ़ी को पढ़ कर लेता है। त्रिशा अभी भी वहीं खड़ी हुई थी। त्रिशा को वहीं खड़े हुए दिख कर विक्रम त्रिशा से पूछता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो? त्रिशा, जी आपका नाश्ता यहीं लेकर आऊँ कि आप नीचे डाइनिंग हॉल में आएंगे? विक्रम, मैं नीचे आऊँगा, तुमको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। त्रिशा मुस्कुरा कर जाने लगी कि दादी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर नॉक करती है। त्रिशा दादी माँ को सहारा देकर रूम के अंदर आती है। उनको सोफे पर बिठाकर खुद उनके आगे घुटने के बल बैठ जाती है। त्रिशा, दादी माँ आप सीढ़ियों चढ़ नहीं सकती तो ऊपर मत आइए। आपको जो भी मुझे कहना है अपने रूम में बुला लीजिए, ऐसे तो मैं आपके घुटने में और दर्द होगा। दादी माँ त्रिशा के सर पर हाथ रखकर, अपने बच्चों से मिलने के लिए मुझे कुछ नहीं कर सकता है बेटा, मुझे तुम दोनों से बात करनी थी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। विक्रम दादी के बगल में आकर बैठ जाता है और वह भी उनके एक हाथ को पकड़ लेता है, उनके हाथ को कस करते हुए। विक्रम, बोलिए ना दादी माँ, आपको जो भी कहना है। दादी माँ, विक्की तू त्रिशा को लेकर घूमने क्यों नहीं चला जाता है? जो अक्सर लोग शादी के बाद जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बोलकर सोचने लगे। विक्रम और त्रिशा दादी माँ के कहने का मतलब को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। दोनों इधर उधर देखने लगे। तभी दादी माँ को याद आती है। दादी माँ, हाँ याद आया, हनीमून बोलते हैं। तुम दोनों अपने हिसाब से कोई अच्छी जगह है चूज कर लेना और मुझे बताना, मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगी। विक्रम और त्रिशा एक दूसरे को देखते हैं। दादी माँ को मना करना चाहते थे मगर दोनों कुछ नहीं कह पाए, चुपचाप दूसरे को देखने लगे। दादी माँ, कल तक का टाइम देती हूँ, तुम दोनों आपस में सजेश कर मुझे बताना और मैं कोई ना कोई नहीं सुनने वाली हूँ। विक्रम, लेकिन दादी माँ ऑफिस में बहुत काम है, अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं। जैसे ही ऑफिस का काम खत्म होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। प्लीज़ दादी माँ आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं बोल तो रहा हूँ ऑफिस का काम कम होगा तो हम लोग ज़रूर चलेंगे। त्रिशा, प्लीज़ दादी माँ मान जाइए ना, विक्रम जी सही बोल रहे हैं और मुझे भी स्कूल से भी छुट्टी नहीं मिलेगी। हम दोनों वादा करते हैं कुछ ही दिन में हम लोग ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, और बाबा की भी तबीयत अभी ठीक नहीं है। दोनों के कहने पर दादी माँ मान जाती है लेकिन दोनों से वादा लेती है कि अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद तुम दोनों को ज़रूर जाना है। विक्रम और त्रिशा दोनों एक साथ हाँ बोलते हैं। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सिद्धार्थ को एक और झटका लगता है, यही कि सब एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे हैं। वो भी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। सिद्धार्थ सबके तरफ देखकर अचानक किसी इंसान को इस तरह से झटके के ऊपर झटका मिलता रहा तो ज़रूर उसका हार्ट अटैक आ सकता है। दादी माँ सिद्धार्थ के बेतुकी बातें सुनकर कड़क लहजे में, दादी माँ सिद्धार्थ से बहुत हो गया है तुम्हारा घूमना फिरना। सिद्धार्थ, कल से तुम भी ऑफिस ज्वाइन करोगे। विकी कब तक अकेला बिजनेस संभालता रहेगा? कुछ जिम्मेदारी तुम भी उठाओ, अभी तभी तो तुम्हें भी समझ आएगा कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। उड़ाना तो हर कोई जानता है तो उसे कमाना भी आना चाहिए। सिद्धार्थ, दादी माँ आप ये अचानक कल ही ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोल रही हैं? मैंने कुछ तैयारी भी नहीं किया है। दादी माँ, भला ऑफिस जाने के लिए कौन सी तैयारी करनी पड़ती है? सिद्धार्थ अपने प्लेट में पोहे डालते हुए, ओ दादी माँ
मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करना चाहता हूँ। ऐसे ही इन कपड़ों में थोड़ी और ना ऑफिस जाऊँगा। भाई कैसे हमेशा सूट वूट में ऑफिस जाते हैं, मैं भी वैसे ही ऑफिस जाऊँगा। मुझे सिर्फ 2 दिन दीजिए, मैं शॉपिंग कर लूँगा, फिर आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा दादी माँ। ठीक है, तू आज ही शॉपिंग पर चला जा। दादी माँ विक्रम को देखकर, विक्की सिद्धार्थ 2 दिन बाद से ऑफिस ज्वाइन करेगा, इसके लिए तू अपना काम विक्की को थोड़ा बहुत सौंप देना, ताकि तुझे भी त्रिशा के साथ टाइम स्पेंड करने का समय मिल जाए। पहले के बाद कुछ और थी और अब तेरी शादी हो गई है, तेरा फ़र्ज़ बनता है तेरी पत्नी के ऊपर ध्यान देने का। विक्रम ठीक है दादी माँ, अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। इतना बोलकर चेयर से उठकर जाने लगा। दादी माँ त्रिशा को भी साथ ले जाना और उसे स्कूल भी छोड़ देना। त्रिशा बेटा तुम विकी के साथ चले जाना और इधर से भी विकी तुम्हें पिक कर लेगा। त्रिशा दादी माँ मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, विक्रम जी को उनके ऑफिस में काम होगा, मुझे ड्रॉप कर ऑफिस जाएंगे तो उन्हें लेट हो जाएगा। दादी माँ कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम ने त्रिशा से कहा, विक्रम त्रिशा तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैं तुम्हें बोलने ही वाला था, इससे पहले दादी माँ ने बोल दिया। त्रिशा विक्रम से कहने लगी, विक्रम जी मैं चली जाऊंगी, आप अपने ऑफिस जाइए। दादी माँ नहीं त्रिशा बेटा, विक्रम की जिम्मेदारी बनती है तुम्हारा ख्याल रखना का। आज से हर दिन विकी ही तुम्हें ड्रॉप भी करेगा और रिसीव भी करेगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, इसके आगे मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। त्रिशा नाश्ता फिनिश कर रूम में चली जाती है और रेडी होने के लिए सिद्धार्थ धीरे से सिद्धि के ओर झुक कर उसके कानों में, सिद्धार्थ सिद्धि भाभी जी इतनी बड़ी होकर स्कूल जाती है। सिद्धि सिद्धार्थ को घूरकर, क्या तू क्या समझ रहा है, भाभी को स्कूल जाती है? ज़रूर है, मगर पढ़ने नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए। बुद्धू सिद्धार्थ, हाँ वो ऐसी बात है, मुझे लगा भाभी पढ़ने जाती है, बोलकर हंसने लगा। विक्रम अपने स्टडी रूम में चला जाता है। त्रिशा रूम में जाकर रेडी होती है। कुछ देर में दोनों गाड़ी में थे। त्रिशा विक्रम के साथ आगे वाली सीट में बैठी थी। दोनों के बीच अभी बातें नहीं हो रही थी, इसलिए विक्रम ने FM पर गाना लगा दिया, मगर विक्रम को गाने का बोल पसंद आ रहा था, इसलिए बार बार चैनल चेंज कर रहा था। किसी भी चैनल पर उसके गाने पसंद का नहीं था, इसलिए उसे FM को ही बंद कर दिया। त्रिशा मुस्कुराकर, क्या हुआ विक्रम जी का, आपको गाना पसंद नहीं आया? विक्रम, आजकल के गाने मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, 90s के दशक के गाने सुनना मुझे पसंद है। त्रिशा, आपकी चॉइस भी मेरे जैसी ही है। विक्रम जी, मुझे भी आजकल के गाने पसंद नहीं है, 90 के दशक के गाने की बात ही कुछ और ख़ास है, दिल की बात को बड़े अच्छे से समझाया जाता है। विक्रम बीच में मुस्कुराकर, हाँ ये बात सही है, अगर किसी को अपने दिल की बात किसी लड़की को कहना हो तो बस एक गाना चला दे, इससे लड़की समझ जाती है कि लड़का उसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है। तभी विक्रम को रियलाइज़ होता है कि वह क्या बोलने जा रहा है और वह त्रिशा को देखता है जो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। त्रिशा शरारती अंदाज में विक्रम से पूछती है, विक्रम जी क्या आपने किसी को ऐसा प्रपोज किया है? त्रिशा के ऐसे सवाल पूछने पर विक्रम को विधि की याद आती है, जो उसने उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए सब तैयारी कर लिया था। फ्लैशबैक, विक्रम अपने हॉस्टल रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। अरुण उसी वक्त रूम में आता है, जो बहुत खुश लग रहा था। विक्रम अरुण को इतना खुश देखकर उससे पूछता है कि क्या बात अरुण, तू आज बहुत खुश लग रहा है? अरुण, यार आज मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी और उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, वह मान भी गई। विक्रम अपनी आंखें बड़ी करते हुए, हाँ लेकिन तू मुझे उस लड़की का नाम भी तो बता जिससे तू अपने प्यार का इजहार करके आया है। अरुण बेड पर पसरते हुए, नहीं अभी मैं तुझे नहीं बताऊंगा, जब वक्त आएगा तो तू सब जान जाएगा। विक्रम, अब तू मुझसे इतना सस्पेंस रखेगा? ठीक है, मैं भी तुझसे कुछ भी बात शेयर नहीं करूंगा, मैं तो तुझसे अपने सपनों की रानी के बारे में बताने वाला था, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। अरुण खुश होकर, है यार विकी, मैं तो मजाक कर रहा था यार, ऐसा कोई भी लड़की नहीं है मेरी ज़िंदगी में। आज 1 अप्रैल है तो मैं तुझे अप्रैल फुल बना रहा था, चल ना अब तू बता मेरी होने वाली भाभी जी का नाम। विक्रम, अच्छा तो तू मुझे अप्रैल फुल बना रहा था तो मैं भी तो तुझे फुल बना रहा था, तुझे क्या लगा मैं सीरियस हूँ? नहीं यार।
मैं भी मजाक कर रहा था और अपने मन में सच में अरुण मुझे प्यार हो गया है। विधि से मैं डरता हूँ उससे अपने प्यार का इजहार करने से। कहीं उसने मुझे मना कर दिया तो और नाराज़ होकर मुझसे दोस्ती तोड़ दिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। अरुण, क्या तू सच बोल रहा है? विकी यार, तूने तो मुझे सच में अप्रैल फूल बना दिया। वर्तमान में त्रिशा की आवाज़ सुनकर विक्रम अपने सेंस में वापस आता है। त्रिशा, विक्रम जी आप कहाँ खोए हुए हैं? मेरा स्कूल आ गया। विक्रम खिड़की से बाहर देखता है तो सच में वो लोग स्कूल पहुंच गए थे। विक्रम गाड़ी को रोकते हैं। ठीक उसी समय उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। त्रिशा ने भी उस पर छपे नाम को देख लिया। ये वही औरत का कॉल था जो उस दिन रात में आया था। विक्रम जल्दी से कॉल रिसीव कर दोनों साइड के कॉल को सुनकर विक्रम के चेहरे भाव बदल जाते हैं। त्रिशा विक्रम के कॉल खत्म होने का इंतजार करती है। कुछ देर तक कॉल खत्म नहीं होती तो त्रिशा गाड़ी से बाहर निकल जाती है। फिर भी विक्रम का कॉल पर ही लगा हुआ था। पता नहीं क्यों त्रिशा को जलन हो रही थी कि विक्रम ऐसे कैसी औरत से बात कर सकते हैं। अब बाहर आकर कुछ मिनट फिर इंतजार करती है। फिर भी विक्रम ने कॉल खत्म नहीं किया था तो त्रिशा को ऐसा विक्रम को बिना बाय बोलकर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी ना चाहते हुए उसने जाते हुए पलट कर देखती है। विक्रम अभी भी कॉल पर ही बात कर रहा था। कॉल के ख़त्म होने पर विक्रम त्रिशा के सीट को देखता है जहाँ त्रिशा वहाँ से चले गए थे। विक्रम को भी बहुत बुरा लगा ये जानकर कि उसने त्रिशा को बाय नहीं बोला। विक्रम, कोई नहीं, जब मैं उसे शाम को रिसीव करने आऊँगा तो सॉरी बोल दूँगा। और वो गाड़ी घुमा को अपने ऑफिस चला जाता है। सिद्धि रूम में बैठी हुई थी। उसके मोबाइल पर कोई सारे मैसेज आए हुए थे जिसे पढ़कर सिद्धि बहुत परेशान थी। सिद्धि आंखों में आंसू लिए, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसका खमियाजा तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, गुनाह तो किया है तो उसकी सज़ा मिलना तय है। मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँगी, फिर कोई भी एक उंगली नहीं उठा पाएगी मेरी फैमिली के ऊपर। मैं आज रात को ही चली जाऊँगी। सबके सो जाने के बाद शाम का वक्त, शाम को स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। त्रिशा विक्रम के आने का इंतजार करती है लेकिन विक्रम अभी तक त्रिशा को रिसीव करने नहीं पहुंचा था। करीब 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद विक्रम नहीं पहुंचा तो त्रिशा ऑटो लेकर अपने बाबा से मिलने अकेली चली गई। उसने विक्रम को कॉल और कई बार मैसेज भी किए थे लेकिन विक्रम ने ना कॉल रिसीव किया और ना ही मैसेज का जवाब दिया। उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपने बाबा के घर पहुंच जाती है और देखती है उसके बाबा को एक लड़का जिसकी उम्र 40 से 45 वर्ष का होगा एक्सरसाइज करवा रहा था और वो भी बड़े ही ध्यान से। उसके बाबा की नज़र जब दरवाजे पर खड़ी त्रिशा पर गई तो मुस्कुरा उठा। आज उनकी त्रिशा साड़ी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके मांग में सिंदूर और चेहरे पर मुस्कान देखकर वो भी बहुत खुश थे। त्रिशा अपने बाबा के पास जाकर उनके गले से लग जाती है। बाबा भी त्रिशा को गले से लगा लेते हैं। त्रिशा, अपने ठीक हो बाबा? मैंने आपको बहुत मिस किया बाबा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ त्रिशा, तुम मेरी चिंता मत करना। दामाद जी ने मेरे लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाला लड़का को हायर किया है जो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और समय पर खाना और दवा भी देता है। इतना बोलकर बाबा त्रिशा को उस लड़के के तरफ इशारा करके बताता है। त्रिशा उस लड़के को देखकर थैंक यू कहती है। लड़का भी मुस्कुराकर अपना सिर हिला देता है। अब रात हो चुकी थी। त्रिशा को अभी भी विक्रम का इंतजार था। उसने सुबह ही दादी माँ को बोल दिया था कि आज वो अपने बाबा से मिलने जाएगी जिस वजह से उसे घर आने में देरी हो जाएगी। दादी माँ ने भी उसकी बात को सुनकर हाँ बोल देती है। त्रिशा अपने बाबा से बात करके किचन में जाती है। खाना बनाने के लिए किचन में पहले से ही सभी सामान रखा हुआ था। त्रिशा सब्जी काटकर खाना बनाने लगी तभी उस लड़के ने त्रिशा को बोलकर कि वो रहने दे, मैं खाना बना दूंगा। त्रिशा मुस्कुराकर इट्स ओके, आज मैं हूँ तो खाना मैं बना लेती हूँ, आप कल बाबा के लिए बना लेना। वो लड़का मुस्कुराता हुआ वहाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। त्रिशा कुछ देर खाना बना लेती है। उसी समय गिनी त्रिशा के घर पहुँचती है और उससे नाराज़ होते हुए बोलती है कि उसने क्यों नहीं बताया कि तू आज आने वाली है। त्रिशा गिनी को गले से लगाकर, वो हो मेरी जान, शांत हो जा, मैं कुछ देर पहले ही आई हूँ और मैं गई थी तेरे घर। आंटी ने बोला कि तू अभी ऑफिस में से घर नहीं आई है, क्या तुम ओवर टाइम कर रही हो जो तुम्हें आने में इतनी देर हो गई? गिनी अपने नज़रें चुराते हुए, हाँ ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है ना, इसलिए आजकल पूरब सर ही सब कुछ संभाले हुए हैं। विक्रम सर तो कुछ
दिन तक ऑफिस ही नहीं आ रहे हैं, आज भी ऑफिस नहीं आए थे सर। त्रिशा अपने मन में ये गिनी क्या बोल रही है, विक्रम जी तो आज ऑफिस गए थे। हाँ, बाकी दिन नहीं गए थे, ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन आज तो विक्रम जी ऑफिस जाने को निकले थे। त्रिशा गिनी तुमने विक्रम जी को नहीं देखा होगा, वो तो आज ऑफिस गए थे मेरे सामने से होकर। कि यार भला मैं क्यों झूठ बोलने लगूंगी, विक्रम सर ऑफिस जाते तो मैं उनको देखती ना, मेरे केबिन से होकर ही तो अपने केबिन में जाते हैं। त्रिशा तू उस वक्त वॉशरूम में गई होगी और तुमने उन्हें नहीं देखा होगा। गिनी अपने कंधे उचकाकर, हो सकता है तू जो कह रही हो वही सही हो, लेकिन आज मैंने उनको ऑफिस में नहीं देखा, इसलिए तुझे बोल रही थी। दोनों में ऐसे ही कुछ देर बातें करते हैं और गिनी अपने घर चली जाती है। त्रिशा अपने बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उनको दवा देकर आराम करने को बोलती है। बाबा ने आज त्रिशा के चेहरे को परेशान होते हुए देखा था, जिस वजह से उसे उनसे सवाल करते हैं। बाबा क्या बातें हैं त्रिशा बेटा, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, जब से तुम आई हो खोई खोई से लग रही हो। दामाद जी ने तो कुछ नहीं कहा ना बेटा दामाद जी जो कहते हैं उनकी बात को हमेशा मानना बेटा। दामाद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर तुम्हें किसी बात से डांट देते हैं तो तुम उन्हें पीछे पलट कर जवाब मत देना। त्रिशा मुस्कुराकर, बाबा आपको क्या लगा मैं नॉर्मल नहीं हूँ? ऐसी बात कोई बात नहीं है बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और विक्रम जी भी बहुत अच्छे हैं, वो कभी मुझे नहीं डांटते। और आप आराम करो, मैं अपने रूम में चलती हूँ। बाबा तुमने खाना खाया बेटा, या दामाद जी के आने की राह देख रही हो? त्रिशा मुस्कुराकर, मैं खाना खा लूँगी बाबा, विक्रम जी को इस वक्त ऑफिस में बहुत काम है, तो हो सकता है वो यहाँ ना आ पहुँचे। बाबा ठीक है, तुम भी खाना खाकर आराम करो, घर सुबह चली जाना। त्रिशा अपने बाबा को एक मुस्कान देकर उसके रूम में बाहर आ जाती है और आंखों में आंसू लिए अपने रूम में चली जाती है। करीब 20 मिनट बाद उसके रूम में कोई आता है। त्रिशा खिड़की से बाहर चांद को दिख रही थी कि उसके कानों में एक जाना पहचाना सा आवाज़ सुनाई देता है, विक्रम मुझे माफ़ कर दो त्रिशा, मैंने तुम्हें शाम को रिसीव नहीं कर पाया। दरअसल बात यह है कि ऑफिस में बहुत काम बढ़ गया है, काम करते हुए पता ही नहीं चला कब रात हो गई, मेरा मोबाइल भी साइलेंट में था, जिस वजह से तुम्हारा कॉल भी पिक नहीं कर पाया। त्रिशा खिड़की से बाहर देखते हुए, इट्स ओके विक्रम जी, आपको मेरे सामने एक्सप्लेनर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतने दिनों बाद ऑफिस गए हैं तो काम बढ़ गया होगा, लेकिन मैंने आपको इतने कॉल मैसेज किए, आप मैसेज से ही एक बार बता देते कि आप नहीं आ सकते तो मुझे आपका इंतज़ार नहीं करना पड़ता। विक्रम अपनी नज़रें नीचे करके, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ त्रिशा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं तुम्हें कभी दोबारा हर्ट नहीं करूँगा। त्रिशा अब मुझे पलट कर विक्रम को देखती है, सच में वो त्रिशा से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। त्रिशा ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपने खाना खाया कि नहीं? विक्रम ना में सर हिला देता है। त्रिशा आप वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती है। विक्रम हमें सर हिला देता है और वॉशरूम में चला जाता है। त्रिशा अपने नम आंखों से साफ करती है और किचन में चली जाती है। कुछ मिनट में एक प्लेट में खाना लाकर आती है और विक्रम को दिखती है। विक्रम अभी भी वॉशरूम में था, बाहर नहीं आया था। त्रिशा खाने का प्लेट को टेबल पर रख देती है और वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करने वाली होती है कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुल जाता है, जिस वजह से त्रिशा अपना बैलेंस बना नहीं पाती और विक्रम के ऊपर गिर जाती है। विक्रम खुद को संभाल कर त्रिशा को भी संभाल लेता है। त्रिशा विक्रम के बाहों में थी, उसे उसके बाहों कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। दोनों आज पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आए थे। त्रिशा नज़रें उठाकर विक्रम को देखती है, उसकी गर्म सांसें त्रिशा के चेहरे पर पड़ रहे थे, जिस वजह से त्रिशा के बॉडी में झुरझुरी सी हो रही थी। विक्रम तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? त्रिशा विक्रम की आंखों में खोई हुई ही, मैं ठीक हूँ, आप ठीक तो हो ना? विक्रम अभी तक तो ठीक था, लेकिन कुछ मिनट तक मैंने कुछ भी ना खाया तो मैं ज़रूर भूखे से बेहोश हो जाऊंगा। बात यह है कि मैंने सुबह से नाश्ता के बाद कुछ नहीं खाया है। त्रिशा जल्दी से विक्रम से दूर होने की कोशिश करती है, जिस वजह से दोनों एक बार फिर ज़मीन में गिरने वाले थे। तो ये विक्रम की मस्कुलर बॉडी थी जो उसने खुद के साथ त्रिशा को भी संभाल लिया। विक्रम त्रिशा को गोद में उठा लेता है ताकि त्रिशा दोबारा ना गिरे, उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। विक्रम अब तुम सेव हो, तुम अब नहीं गिरोगी। त्रिशा थैंक यू विक्रम जी। विक्रम इसमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है त्रिशा टेबल की ओर इशारा करके, मैंने आपका खाना टेबल पर रख दिया है, आप खाना खा लीजिए। विक्रम टेबल को देखता है और खाने के प्लेट को पकड़ कर आता है और त्रिशा के बगल में बेड पर बैठ जाता है। विक्रम तुम
तुमने खाना खाया है कि नहीं त्रिशा? त्रिशा मैं बाद में खा लूँगी, आप खाइए। विक्रम तुम भी अभी तक खाना नहीं खाई हो तो मेरे गले से खाना नीचे कैसे जाएगा? इतना बोलकर एक निवाला त्रिशा के सामने कर देता है। त्रिशा विक्रम को इतने प्यार से खाना खिलाते देखकर अपने मन में सोचती है, त्रिशा आप क्या? विक्रम जी मैं आपको अच्छे समझ नहीं पा रही हूँ। मैं आपको इतने कॉल मैसेज किए फिर भी आपने एक जवाब तक नहीं दिया और अभी आपका बिहेवियर देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप पर आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं आपको कब पूरी तरह से समझूंगी। विक्रम क्या हुआ त्रिशा? तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो इसलिए मेरे हाथ से खाना नहीं खा रही हो? सॉरी त्रिशा। त्रिशा नहीं ऐसी बात नहीं है विक्रम जी, मुझे अभी भूख नहीं है, आप ही खा लीजिए। विक्रम अपने हाथ में पकड़े निवाले को प्लेट में रख देता है। विक्रम ठीक है मैं अभी नहीं खाऊंगा, मुझे भी भूख नहीं लगी है। इतना बोलकर खाने की प्लेट को वहीं टेबल पर रख देता है और बाहर चलाते हुए विक्रम मैं बाबा से मिलकर आता हूँ फिर हम लोग चलेंगे। त्रिशा बेड से उठकर विक्रम के हाथ को पकड़ लेती है। त्रिशा हम दोनों साथ में खाएंगे। त्रिशा के मुंह से ऐसी बात सुनकर विक्रम हल्के से मुस्कुरा देता है। त्रिशा उसे खींचकर बेड पर बैठा देती है। खाने के प्लेट से एक नवाला में विक्रम के मुंह के पास ले जाती है। विक्रम त्रिशा के हाथ से खा लेता है। विक्रम भी त्रिशा को खिलाता है। कुछ समय बाद दोनों खाना फिनिश करते हैं। विक्रम तुम रेडी हो जाओ, मैं बाबा से मिलकर आता हूँ फिर हम लोग चलेंगे। त्रिशा हमें सर हिला देती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ एक कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी